चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। गांव की गलियों में अब कोई हलचल नहीं थी। दूर कहीं किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी और खेतों की तरफ से ठंडी हवा चल रही थी। हरिराम धीरे धीरे अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। उसके कदम थके हुए थे, लेकिन उसके मन में कई सवाल घूम रहे थे। उसके हाथ में वही छोटा सा मिट्टी का घड़ा था जिसे साधु बाबा ने उसे दिया था। वो घड़ा देखने में बिल्कुल साधारण था, लेकिन हरिराम के लिए वो सिर्फ मिट्टी का बर्तन नहीं था, उसके अंदर एक रहस्य छिपा था। हरिराम चलते चलते रुक गया और घड़े को देखने लगा। हे भगवान, आज का दिन कितना अजीब था। सुबह तक मुझे नहीं पता था कि मेरा साथी बादल मुझे कहाँ ले जाएगा। मैंने सोचा था कि शायद वो किसी अपने को ढूंढ रहा है, लेकिन मुझे क्या पता था कि उसके पीछे इतनी अजीब और बड़ी कहानी छिपी होगी। हरिराम को बादल की याद आने लगी। वो कैसे सुबह दरवाजे पर खड़ा रहता था, कैसे चंदू के पीछे पीछे चलता था, कैसे खेत में उसकी मदद करता था। हरिराम की आंखें थोड़ी नम हो गईं। बादल, तू सच में एक जानवर नहीं था। तू तो मेरे परिवार का हिस्सा बन गया था, लेकिन शायद तेरी जगह वहीं थी जहां से तू आया था। कुछ देर बाद हरिराम अपने घर के सामने पहुंच गया। दरवाजा खुलते ही चंदू दौड़ता हुआ बाहर आया। बाबा। चंदू ने अपने पिता को देखा, फिर उसकी नजर हरिराम के हाथ में रखे घड़े पर गई। बाबा, ये क्या है और आप इतनी देर से कहाँ थे? हरिराम कुछ बोल पाता उससे पहले गंगा भी बाहर आ गई। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। आपको पता भी है कितनी रात हो गई है? मैं और चंदू कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। आप ऐसे ही बादल के साथ चले गए, पता नहीं वो कहाँ गया होगा। अगर रास्ते में कुछ हो जाता तो? हरिराम चुपचाप अंदर आ गया। उसने घड़े को चारपाई के पास रखा और बैठ गया। गंगा, आज जो हुआ है वो सुनने के बाद शायद तुम्हें भी यकीन नहीं होगा। गंगा परेशान होकर उसके पास बैठ गई। पहले ये बताइए, आप ठीक तो हैं ना? कहीं किसी ने कुछ किया तो नहीं? नहीं, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ, बल्कि शायद आज मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसे मैं अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूल पाऊंगा। मैंने कभी ऐसा कुछ उम्मीद नहीं किया था और न ही कभी वैसी बातों को माना था। चंदू उत्सुक होकर पास बैठ गया। बाबा, जल्दी बताओ ना, आप गए कहाँ थे और बादल आपको कहाँ तक ले गया? हरिराम ने बेटे के चेहरे की तरफ देखा। बेटा, आज मुझे समझ आया कि कभी कभी भगवान किसी इंसान की जिंदगी में कुछ लोगों को नहीं, बल्कि कुछ रिश्तों को भेजता है। मैं समझा नहीं बाबा। तुझे याद है जब बादल पहली बार हमारे खेत में मिला था? हाँ बाबा, वो दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ। वो कितना बड़ा था। पहले तो मुझे डर लगा था, लेकिन जब उसने मेरे हाथ से पानी पिया था तब मुझे लगा था कि वो हमसे डरता नहीं है और हमें कोई खतरा नहीं है। हरिराम मुस्कुराया। वही बादल आज मुझे एक जंगल के अंदर ले गया। वहां एक छोटी सी कुटिया थी और उस कुटिया में एक साधु बाबा रहते थे। साधु बाबा? हाँ, और सबसे हैरानी की बात यह थी कि वो बादल को देखकर ऐसे खुश हुए जैसे कोई पिता अपने खोए हुए बेटे को देखकर खुश होता है। मतलब बादल उन्हीं का था? हाँ बेटा, उन्होंने कहा कि बादल उनका बेटा जैसा है। चंदू कुछ देर चुप हो गया। उसके चेहरे पर उदासी आ गई। तो बादल हमें छोड़कर चला गया, अब वो हमें कभी दिखेगा? बाबा, क्या हम उसे जंगल जाकर एक बार देख सकते हैं? हरिराम ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ बेटा, लेकिन वो हमें छोड़कर नहीं गया। वो अपने पुराने रिश्ते को निभाने वापस गया और शायद हम उसे नहीं मिल पाएंगे। हम कभी उस तक पहुंच नहीं पाएंगे। कम से कम साधु बाबा ने तो यही बोला था। लेकिन बाबा, आप तो जंगल का रास्ता और साधु बाबा का घर जान गए, तो हम क्यों नहीं जा सकते? आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? क्या आपको याद नहीं आएगी? हरिराम कुछ पल शांत रहा। आएगी बेटा। जिस घर में प्यार मिलता है उस घर को कोई भी आसानी से नहीं भूलता। लेकिन सोच, अगर कोई अपना हमसे दूर रहकर ज्यादा खुश रह सकता है तो क्या हमें सिर्फ अपने दुख के लिए उसे रोकना चाहिए? चंदू की आंखें भर आईं। नहीं बाबा, लेकिन मैं उसे बहुत याद करूंगा। मैं भी करूंगा बेटा।
गंगा अब तक चुप थी। उसने धीरे से पूछा, लेकिन ये घड़ा साधु बाबा ने आपको ये क्यों दिया? हरिराम ने घड़े की तरफ देखा। उन्होंने कहा कि ये मेरे अच्छे कर्मों का फल है। अच्छे कर्मों का फल? कैसे कर्म? कुछ समझ नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने बादल को बिना किसी लालच के अपनाया। जब मेरे पास खुद खाने को कम था, तब भी मैंने उसे भूखा नहीं रखा। इसी वजह से उन्होंने ये घड़ा मुझे दिया। चंदू की आंखें चमकने लगीं। बाबा, क्या इसमें सच में पैसे निकलेंगे? हरिराम हंस पड़ा। तेरे मन में भी यही आया ना? हाँ बाबा, अगर इसमें पैसे निकल गए तो आपको मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी, माँ को चिंता नहीं करनी पड़ेगी और हम अपनी फसल भी अच्छे से संभाल पाएंगे। गंगा ने भी घड़े को देखा। उसके चेहरे पर उम्मीद और डर दोनों थे। अगर सच में ये घड़ा हमारी मदद कर सकता है तो क्या हमारी सारी परेशानियां खत्म नहीं हो जाएंगी? और आपने जैसा कहा कि साधु बाबा ने कहा था, आपने बादल को प्यार दिया, खिलाया, लेकिन उन्हें इन सब का कैसे पता लगा? और क्या अच्छे कर्म? हरिराम ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता, और मुझे लगता है कि अब वो सब समय की बातें, वो जगह मेरे दिमाग से गायब हो रही है। जबकि मैं चीजों को आसानी से नहीं भूलता, और तुम्हारी कहे मुताबिक इस घड़े से हमारी परेशानी भी दूर हो जाएंगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमें बिना जरूरत इसकी मदद लेनी चाहिए? मतलब? साधु बाबा ने साफ कहा है, ये घड़ा तभी काम करेगा जब सच में जरूरत होगी। अगर मैंने लालच में इसका इस्तेमाल किया तो ये मिट्टी का साधारण घड़ा बन जाएगा। कुछ देर तक तीनों घड़े को देखते रहे। बाबा, एक बार देख लेते हैं ना, सिर्फ ये जानने के लिए कि इसमें सच में कुछ है या नहीं। हरिराम ने बेटे की तरफ देखा। ठीक है बेटा, लेकिन याद रखना, हम इसे धन पाने के लिए नहीं, सिर्फ सच जानने के लिए देख रहे हैं। हरिराम ने घड़ा सामने रखा, धीरे से उसमें हाथ डाला। कुछ पल तक सभी की नजरें उसके हाथ पर थीं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हरिराम ने हाथ बाहर निकाला, खाली। बाबा, कुछ नहीं आया। हरिराम मुस्कुराया। क्योंकि अभी इसकी जरूरत नहीं है बेटा। लेकिन हमारी परेशानी तो है। परेशानी है, लेकिन अभी हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, हम मेहनत कर सकते हैं। जब इंसान खुद कोशिश करना छोड़ देता है, तभी उसे सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। गंगा ने अपने पति को देखा। उसे हमेशा की तरह वही भरोसा दिखाई दिया। आप सच में अलग इंसान हो। इतनी परेशानियों के बाद भी आपके चेहरे पर डर नहीं आता? डर आता है गंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे डर को देखकर मेरा परिवार कमजोर ना पड़े। चंदू अपने पिता के पास आकर बैठ गया। बाबा, मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूँ। मेरी तरह नहीं बेटा, मुझसे भी अच्छा इंसान बनना। उस रात हरिराम ने घड़े को घर के एक सुरक्षित कोने में रख दिया। उसे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में यही घड़ा उसके परिवार की सबसे बड़ी परीक्षा का हिस्सा बनने वाला है। अगली सुबह हरिराम हमेशा की तरह जल्दी उठ गया। उसने सबसे पहले घड़े को देखा। वो बिल्कुल वैसा ही था, एक साधारण मिट्टी का घड़ा। समय आने पर ही इसका रहस्य खुलेगा। वो बाहर आया ही था कि तभी मोहन और रामू तेजी से उसके घर की तरफ आते दिखाई दिए। दोनों के चेहरे पर चिंता थी। हरिराम, जल्दी बाहर आ। हरिराम घबरा गया। क्या हुआ मोहन, सब ठीक तो है? मोहन ने परेशान होकर कहा। ठीक नहीं है हरिराम, भैरव सिंह ने ऐसी चाल चली है जिससे हमारी खेती खतरे में पड़ सकती है। हरिराम का चेहरा गंभीर हो गया। अब और क्या किया उसने? मोहन कुछ बोलने ही वाला था, तभी दूर से भैरव सिंह के आदमी की आवाज आई। सभी लोग चौपाल पर पहुंच जाएं। भैरव सिंह ने जरूरी बात के लिए सबको बुलाया है। हरिराम ने मोहन की तरफ देखा। उसे एहसास हो गया था कि अब एक नई मुश्किल उसके सामने आने वाली है। गांव की चौपाल पर धीरे धीरे किसान इकट्ठा होने लगे थे। कुछ किसानों के चेहरे पर चिंता थी, तो कुछ को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर भैरव सिंह ने अचानक सबको क्यों बुलाया है। चौपाल के बीच में भैरव सिंह अपनी बड़ी कुर्सी पर बैठा था। उसके चेहरे पर वही पुरानी चालाक मुस्कान थी। हरिराम, मोहन और रामू भी वहां पहुंच गए। आओ आओ हरिराम, तुम भी आ गए। अच्छा हुआ, आज की बात तुम्हारे लिए भी बहुत जरूरी है। भैरव सिंह जी, अगर बात खेती से जुड़ी है
तो साफ साफ बताइए, गांव के किसानों को चिंता में रखने से क्या फायदा? भैरव सिंह हल्का सा हंसा। अरे हरिराम, तुम तो हमेशा जल्दी में रहते हो। मैं तो बस तुम लोगों की भलाई के लिए ही सबको बुलाया है। भलाई के लिए? लेकिन आपके चेहरे से तो ऐसा नहीं लग रहा। कुछ किसान रामू की बात सुनकर एक दूसरे को देखने लगे। रामू, तुम्हारी यही आदत है, हर बात में शक करना। लेकिन इस बार मामला बड़ा है। आखिर हुआ क्या है? भैरव सिंह ने अपने आदमी की तरफ देखा। उस आदमी ने एक कागज निकालकर भैरव सिंह को दिया। ये कागज शहर के बड़े व्यापारी की तरफ से आया है। किसानों में हलचल मच गई। शहर के व्यापारी का कागज? लेकिन क्यों? क्योंकि उन्होंने इस बार कुछ खेतों का धान खरीदने से मना कर दिया है। क्या? कौन से खेतों का? भैरव सिंह ने जानबूझकर कुछ देर चुप्पी रखी, फिर मुस्कुराते हुए बोला, दक्षिण तरफ के खेतों का। हरिराम का चेहरा बदल गया। क्या मतलब? दक्षिण वाले खेतों का धान क्यों नहीं खरीदेंगे? क्योंकि शहर के व्यापारी का कहना है कि उस तरफ का धान बाकी धान से बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है। उन्हें शक है कि उसमें कुछ मिलावट है, शायद गलत रासायनिक खाद या कोई ऐसा पदार्थ इस्तेमाल किया गया है जिससे धान जल्दी बढ़ता है। किसानों में चिंता फैल गई। लेकिन ये कैसे हो सकता है? हमने तो वही खाद डाली है जो हर साल डालते हैं। हमने कोई गलत चीज नहीं मिलाई। भैरव सिंह जी, ये बात सिर्फ कह देने से सच नहीं हो जाएगी। कोई सबूत है आपके पास? भैरव सिंह की आंखों में गुस्सा चमका। मोहन, तुम हमेशा मेरी बात पर सवाल क्यों करते हो? क्या मैं गांव का दुश्मन हूं? और वैसे तुम्हें इतनी चिंता क्यों हो रही है? तुम्हारा खेत तो उत्तर की तरफ है। दुश्मन कौन है ये समय बताता है, लेकिन किसानों की मेहनत पर सवाल उठेगा तो जवाब तो देना पड़ेगा। और ये मेरी और किसी और की बात नहीं है, हम सबकी है। सब किसान एक ही परिवार है। भैरव सिंह कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। ठीक है, तुम लोगों को मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो मत करो, लेकिन याद रखना, अगर शहर के व्यापारी ने धान नहीं खरीदा तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? वैसे भी अभी धान को पकने में कटने में समय है। मेरे काम था कहना, मैंने कह दिया। सभी किसान चुप हो गए। नुकसान तो किसानों का ही होगा, लेकिन बिना जांच के किसी किसान की फसल को खराब कहना गलत है। तुम्हें तो हमेशा सच और न्याय दिखाई देता है हरिराम, लेकिन दुनिया इतनी सीधी नहीं होती। दुनिया कैसी भी हो भैरव सिंह जी, झूठ ज्यादा दिन तक नहीं चलता। भैरव सिंह हरिराम को घूरने लगा। तुम्हें बहुत भरोसा है अपनी सच्चाई पर, देखते हैं ये भरोसा कब तक रहता है। वो अपने आदमियों की तरफ देखकर बोला, चलो, यहां हमारा काम खत्म हुआ। किसानों को अब खुद सोचना है कि वो अपनी फसल बचाना चाहते हैं या नहीं। भैरव सिंह वहां से चला गया, लेकिन जाते जाते उसके चेहरे पर जीत वाली मुस्कान थी। चौपाल खाली होने लगी। हर किसान परेशान दिखाई दे रहा था। सब अपने अपने घर गए, बस रामू, मोहन और हरिराम रुक गया। हरिराम भाई, अब क्या होगा? अगर सच में व्यापारी ने धान नहीं खरीदा तो हमारी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। घबराने से कुछ नहीं होगा रामू, पहले पता करना होगा कि सच क्या है। लेकिन भैरव सिंह ने तो शहर के व्यापारी से बात कर ली है, अब कौन हमारी सुनेगा? मुझे शुरू से ही इस आदमी पर भरोसा नहीं था। जब भी गांव के किसानों का फायदा होने लगता है, ये कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता है। मोहन, हमें गुस्से से नहीं, समझदारी से काम लेना होगा। तुम हमेशा धैर्य की बात करते हो हरिराम, लेकिन इस बार बात तुम्हारे खेत की भी है। हरिराम कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो जानता था दक्षिण की तरफ उसका भी खेत था। शाम हो चुकी थी। हरिराम चुपचाप घर लौटा। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। गंगा ने उसे देखते ही पहचान लिया। क्या हुआ? आज आपका चेहरा इतना परेशान क्यों है? कुछ नहीं गंगा, बस गांव में एक नई परेशानी खड़ी हो गई है। बाबा, क्या फिर कोई मुश्किल आ गई? भैरव सिंह ने शहर के व्यापारी को अपने पक्ष में कर लिया है। अब वो दक्षिण वाले खेतों का धान खरीदने से मना कर रहे हैं। लेकिन क्यों? कह रहे हैं कि धान जल्दी बढ़ता है, इसलिए उसमें मिलावट है। गंगा हैरान रह गई। लगता है वो आदमी पागल हो गया है, कुछ भी बोले जा रहा है। हमने तो कुछ गलत ही नहीं किया। मुझे पता है गंगा,
लेकिन जब झूठ ताकतवर लोगों के हाथ में आ जाए तो सच को साबित करने में समय लगता है। बाबा, क्या हम अपना धान नहीं बेच पाएंगे? हरिराम बेटे की तरफ देखने लगा। उसके पास जवाब नहीं था। पता नहीं बेटा। पहली बार चंदू ने अपने पिता की आवाज में चिंता महसूस की। रात गहरा चुकी थी। गंगा और चंदू सो चुके थे, लेकिन हरिराम की आंखों में नींद नहीं थी। वो बाहर बैठा अपने खेतों के बारे में सोच रहा था। मैंने हमेशा मेहनत और सच्चाई पर भरोसा किया है, लेकिन अगर इस बार मेरी फसल नहीं बिकी तो घर कैसे चलेगा? चंदू की जरूरतें, गंगा की चिंता, सब कैसे पूरा होगा? उसकी नजर अचानक उस कोने पर गई जहां साधु बाबा का दिया हुआ घड़ा रखा था। हरिराम धीरे धीरे उसके पास गया। साधु बाबा ने कहा था, ये घड़ा तभी काम करेगा जब सच में जरूरत होगी। उसने घड़े को हाथ में उठाया। क्या ये वही समय है? वो कुछ देर सोचता रहा। नहीं, मैंने हमेशा अपनी मेहनत पर भरोसा किया है, लेकिन अगर इस घड़े की मदद से मैं अपने परिवार और गांव के किसानों की मेहनत बचा सकता हूं, तो शायद इसे इस्तेमाल करना गलत नहीं होगा। हरिराम ने धीरे से घड़े में हाथ डाला। कुछ पल तक सन्नाटा रहा। फिर अचानक उसके हाथ को कुछ ठंडी चीज महसूस हुई। हरिराम चौंक गया। उसने धीरे से हाथ बाहर निकाला। उसकी हथेली में कुछ चमक रहा था। हरिराम की आंखें बड़ी हो गईं। ये सिक्के? उसके हाथ में पुराने चमकदार सिक्के थे। हरिराम कुछ देर तक उन्हें देखता रहा। उसके चेहरे पर खुशी नहीं, बल्कि हैरानी थी। तो सच में ये घड़ा जरूरत के समय ही काम करता है। वो आसमान की तरफ देखने लगा। हे भगवान, मुझे रास्ता दिखाना। कहीं ऐसा न हो कि ये मदद मुझे लालची बना दे। हरिराम की हथेली में चमकते हुए पुराने सिक्के थे। कुछ पल तक वो उन्हें देखता ही रह गया। उसकी आंखों में खुशी थी, लेकिन दिल में एक अजीब सा डर भी था। तो साधु बाबा की बात सच थी। ये घड़ा सच में जरूरत के समय ही मदद करता है। लेकिन भगवान, मुझे इस धन का गलत इस्तेमाल करने से बचाना। हरिराम जल्दी से सिक्कों को लेकर घर के अंदर गया। गंगा और चंदू अभी जाग रहे थे। चंदू ने जैसे ही अपने पिता के चेहरे पर खुशी देखी, वो तुरंत उनके पास आ गया। बाबा, क्या हुआ? आज आप इतने खुश क्यों लग रहे हो? क्या खेत की कोई परेशानी खत्म हो गई? हरिराम कुछ पल चुप रहा। फिर उसने अपनी मुट्ठी खोली। सिक्के देखकर चंदू की आंखें चमक उठीं। बाबा, ये तो सिक्के हैं। आजी, ये सिक्के कहाँ से आए? क्या सच में उस घड़े ने? हरिराम ने धीरे से सिर हिला दिया। हाँ गंगा, आज पहली बार जब मुझे लगा कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, तब इस घड़े ने हमारी मदद की। बाबा, अब हमारी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी ना? हरिराम मुस्कुराया। परेशानी कम जरूर होगी बेटा, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये घड़ा हमें अमीर बनने के लिए नहीं मिला है। तो फिर किस लिए मिला है बाबा? जिसके पास जरूरत है उसकी मदद करने के लिए। गंगा की आंखें नम हो गईं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी जिंदगी में भी ऐसा दिन आएगा। कितनी बार मैंने सोचा था कि अगर हमारे पास थोड़े पैसे होते तो चंदू की जरूरतें पूरी कर पाते, खेत के लिए अच्छा बीज ला पाते। गंगा, याद रखना, हमारे पास आज जो आया है वो सिर्फ हमारा नहीं है। इसमें उन लोगों का भी हिस्सा है जिनकी जिंदगी में कोई सहारा नहीं है। बाबा, मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूँ। मेरी तरह नहीं बेटा, मुझसे अच्छा इंसान बनना। पैसा कमाना आसान है, लेकिन किसी के दर्द को समझना सबसे बड़ी बात है। कुछ दिन बाद हरिराम ने मोहन और रामू को खेत के पास बुलाया। दोनों दोस्त उसके चेहरे पर बदलाव देख रहे थे। हरिराम, कुछ दिनों से तू बहुत परेशानियों के बीच भी शांत दिख रहा है। आखिर बात क्या है? हाँ भाई, पहले भैरव सिंह की चाल से हम सब परेशान थे, लेकिन तू जैसे किसी बात को लेकर निश्चिंत है। हरिराम कुछ देर चुप रहा। आज मैं तुम दोनों से एक ऐसी बात कहने वाला हूं जिसे सुनकर शायद तुम विश्वास नहीं करोगे। तू हमें अपना भाई मानता है ना? फिर ऐसी कौन सी बात है जो हमसे छुपा रहा है? हरिराम ने उन्हें साधु बाबा, बादल और घड़े की पूरी कहानी बता दी। दोनों दोस्त काफी देर तक चुप रहे।
मतलब जिस घड़े को तू साधारण मिट्टी का बर्तन समझ रहा था, वो इतना बड़ा रहस्य छुपाए हुए था। हाँ रामू, लेकिन ये घड़ा सिर्फ मेरे लिए नहीं है। तो फिर? मैंने फैसला किया है कि इससे मिलने वाली मदद से गांव के गरीब किसानों की मदद करूंगा। लेकिन हरिराम, तू खुद भी तो गरीब था। तू चाहे तो अपनी जिंदगी बदल सकता है। मेरी जिंदगी तभी बदलेगी जब मेरे आसपास के लोगों की जिंदगी भी बदलेगी। अगर मेरे पड़ोसी के घर में चूल्हा नहीं जले और मैं अकेला खुश रहूं, तो ऐसी खुशी किस काम की। मोहन की आंखों में सम्मान आ गया। आज समझ आया कि साधु बाबा ने ये घड़ा तुझे ही क्यों दिया। लेकिन एक बात याद रखना, ये बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। चिंता मत कर भाई, ये राज हमारे दिल में रहेगा। कुछ समय बाद हरिराम ने धीरे धीरे किसानों की मदद करनी शुरू कर धीरे धीरे पूरा गांव हरिराम की इज्जत करने लगा। एक दिन चौपाल पर सभी किसान इकट्ठा थे। सुनो भाइयों, अब कोई किसान अपनी परेशानी अकेले नहीं सहेगा। अगर फसल अच्छे दाम में नहीं बिके, अगर पैसे की जरूरत हो, तो मेरे पास आ जाना। हरिराम भाई, आपने हमें कभी गरीब नहीं समझा। क्योंकि हम सब एक ही परिवार हैं। उधर हरिराम का छोटा मिट्टी का घर अब पक्का बन चुका था, लेकिन उसका दिल पहले जैसा ही था। भैरव सिंह को पता चलता है और वो अपने आदमी को भेजता है। एक दिन भैरव सिंह का आदमी छुपकर हरिराम, मोहन और रामू की बातें सुन रहा था। जब तक ये घड़ा मेरे पास है, मैं जरूरतमंदों की मदद करता रहूंगा। आदमी चौंक गया। तो असली राज ये है, हरिराम के पास जादुई घड़ा है। वो तुरंत भैरव सिंह के पास गया। मालिक, हरिराम के पास ऐसा घड़ा है जो सिक्के देता है। ये सुनते ही भैरव सिंह की आंखों में लालच आ गया और वो जो मन में आए वही बोलने लगा। इतने सालों से मैं सोचता रहा कि ये गरीब किसान इतना खुश कैसे है। अब समझ आया। मालिक, वो घड़ा हमें मिल जाए तो पूरा गांव मेरे सामने झुकेगा। ये सब बोल के भैरव सिंह चोरी के बारे में सोचता है। और एक दिन जब गंगा और चंदू मायके गए हुए थे, हरिराम खेत पर था। भैरव सिंह के आदमी रात में हरिराम के घर पहुंचे और घड़ा चुरा लिया। जब हरिराम वापस आया तो टूटा हुआ ताला देखकर घबरा गया। ये क्या हो गया? थोड़ी देर बाद मोहन और रामू भी आ गए। भाई, घड़ा? हरिराम अंदर गया। घड़ा गायब था। ये काम किसका हो सकता है, हम समझ रहे हैं। हरिराम चुप रहा, फिर अचानक बोला, जिसे ये घड़ा लालच से मिला है, उसे इसका जवाब भी मिलेगा। अगले दिन भैरव सिंह ने घड़ा अपने सामने रखा। अब देखता हूं कितना धन छुपा है इसमें। उसने हाथ अंदर डाला, लेकिन अचानक उसका हाथ फंस गया। मेरा हाथ, निकालो इसे। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन हाथ नहीं निकला। ये सब क्या हो रहा है? बहुत देर बाद उसका हाथ बाहर निकला। हाथ सूज चुका था। भैरव सिंह समझ गया था, ये घड़ा लालची इंसान को स्वीकार नहीं करता। भैरव सिंह अपने कमरे में बैठा था। उसका हाथ अभी भी सूजा हुआ था और दर्द से उसका चेहरा परेशान दिखाई दे रहा था। वो बार बार उस घड़े को देख रहा था जो उसके सामने रखा था। एक मिट्टी का घड़ा, एक मामूली सा घड़ा मेरी इतनी हालत कैसे कर सकता है? उसने फिर घड़े को देखा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि डर और पछतावा था। हरिराम ने इस घड़े से इतना कुछ पाया, लेकिन उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ देर सोचने के बाद उसे समझ आया, क्योंकि हरिराम ने इसे अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए इस्तेमाल किया और मैंने इसे सिर्फ अपने लालच के लिए चाहा। वो कुछ देर तक चुप बैठा रहा। फिर उसने अपने आदमियों को बुलाया। इस घड़े को वापस हरिराम के घर छोड़ाओ। लेकिन मालिक, अगर किसी को पता चल गया तो? मैंने कहा ना, चुपचाप वापस रखाओ। जो गलती मैंने की है उसे और बड़ा मत बनाओ। रात के समय उसके आदमी घड़ा लेकर हरिराम के घर पहुंचे। उन्होंने आंगन में घड़ा रख दिया। जैसे ही वो वापस जाने लगे, तभी दूर से किसी के कदमों की आवाज आई। वो हरिराम था। वो खेत से वापस लौट रहा था। उसने दूर से सब देख लिया। तो मेरा शक सही था।
अंधेरे में खड़ा भैरव सिंह भी हरिराम को देख चुका था। दोनों की नजरें मिली। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। भैरव सिंह ने अपना सिर झुका लिया। भैरव सिंह जी, शायद आज इस घड़े ने आपको वो सिखा दिया जो मैं समझ गया था। भैरव सिंह की आंखों में शर्म थी। हरिराम, मैंने हमेशा तुम्हें कमजोर समझा। मुझे लगा जिसके पास धन नहीं होता उसके पास कुछ नहीं होता। वो कुछ देर रुका। लेकिन आज समझ आया कि असली अमीर वो नहीं जिसके पास ज्यादा पैसा हो, बल्कि वो है जिसके दिल में दूसरों के लिए जगह हो। हरिराम ने उसकी तरफ देखा। गलती हर इंसान से होती है भैरव सिंह जी, लेकिन गलती को समझकर बदल जाना ही सबसे बड़ी बात है। भैरव सिंह की आंखें नम हो गईं। मुझे माफ कर दो हरिराम, मैंने तुम्हारे साथ और गांव वालों के साथ बहुत गलत किया। हरिराम ने कुछ नहीं कहा, बस घड़े को उठाया और घर के अंदर चला गया। कुछ दिन बाद अब गांव में हरिराम का सम्मान पहले से भी ज्यादा बढ़ गया था, लेकिन हरिराम के मन में एक सवाल अभी भी था। आखिर मेरे साथ ही ये सब क्यों हुआ? क्या सच में मैंने कोई ऐसा काम किया था? क्या ये सब मेरे कर्मों का फल था? इन्हीं सब सवालों का जवाब जानने के लिए वो एक दिन जंगल की तरफ निकल पड़ा। वो बहुत दूर तक चला गया, लेकिन उसे साधु बाबा की कुटिया का रास्ता याद नहीं था। अजीब बात है, मैं इस रास्ते से पहले आया था, लेकिन आज सब कुछ अलग लग रहा है। वो काफी देर तक चलता रहा। तभी उसे दूर एक पेड़ के नीचे कोई दिखाई दिया। वो साधु बाबा थे। हरिराम उन्हें देखकर हैरान रह गया। बाबा? साधु बाबा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और मुस्कुरा दिए। आओ हरिराम, मुझे पता था तुम एक दिन जरूर आओगे। हरिराम उनके पास बैठ गया। बाबा, मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं। पूछो बेटा। मुझे ये घड़ा क्यों मिला? बादल मेरे पास क्यों आया? मेरे साथ ही ये सब क्यों हुआ? साधु बाबा मुस्कुराए। क्योंकि तुम्हें अपने अच्छे कर्म याद नहीं हैं। हरिराम हैरान हो गया। मेरे अच्छे कर्म? हाँ बेटा, बहुत साल पहले की बात है, जब तुम्हारी शादी भी नहीं हुई थी। हरिराम ध्यान से सुनने लगा। एक दिन खेत में काम करते समय तुम्हें एक छोटी सी घायल चिड़िया मिली थी। हरिराम सोचने लगा। चिड़िया? हाँ, वो जमीन पर गिरी हुई थी। उसके पंख घायल थे। बाकी लोग उसे देखकर चले गए थे, लेकिन तुमने उसे उठाया। मुझे याद आ रहा है बाबा, मैंने उसे पानी पिलाया था। सिर्फ पानी नहीं बेटा, तुमने कई दिनों तक उसकी सेवा की, जब तक वो फिर से उड़ने लायक नहीं हो गई। हरिराम की आंखें भर आईं। लेकिन बाबा, मैंने तो बस एक छोटी सी जान की मदद की थी। तुम्हारे लिए वो छोटी बात थी, लेकिन उस चिड़िया के लिए पूरा जीवन था। कुछ पल रुककर साधु बाबा बोले। वो कोई साधारण चिड़िया नहीं थी, वो देवलोक की एक अप्सरा थी, जो धरती पर चिड़िया का रूप लेकर आई थी। तुम्हारी दया से प्रसन्न होकर उसने ये घड़ा तुम्हारे लिए दिया था। हरिराम हैरानी से उन्हें देखता रहा। तो ये सब उस एक छोटे से अच्छे काम का फल था? हाँ बेटा, सच्ची अच्छाई कभी खत्म नहीं होती, उसका फल कभी न कभी जरूर मिलता है। फिर साधु बाबा ने एक और रहस्य बताया। और बादल भी कोई साधारण बैल नहीं था। बादल? हाँ, वो भी देवलोक का साथी था। उसे तुम्हारी परीक्षा लेने भेजा गया था। जब तुम्हारे पास खुद खाने को कम था, तब भी तुमने उसे अपनाया, बिना किसी लालच के उसकी सेवा की, इसलिए तुम्हें अपने कर्मों का फल मिला। हरिराम की आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। बाबा, आज मुझे समझ आया कि इंसान के पास सबसे बड़ा धन उसके अच्छे कर्म होते हैं। याद रखना हरिराम, धन चला जाता है, लेकिन अच्छे कर्म हमेशा साथ रहते हैं। हरिराम ने साधु बाबा के चरणों में प्रणाम किया। धन्यवाद बाबा, आपने मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बता दिया। हरिराम घर की तरफ लौटने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन साधु बाबा वहां नहीं थे।
वह रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके थे। हरिराम मुस्कुराया। अब उसे अपने हर सवाल का जवाब मिल चुका था। वह जान चुका था कि चमत्कार घरे में नहीं था, चमत्कार तो इंसान की अच्छाई में था। जैसे कोई गाय रागिनी, हम तुझको सनम, ओ सनम इतना चाहेंगे, जैसे चांद को चाहे चांद